कार्यक्रम शुरू करने से पहले कृपया आप सभी अपने अपने ऑडियो और वीडियो बंद रखें। यह भी ध्यान दें कि बीच में यह ऑन ना हो जाए और शेयर स्क्रीन ऑप्शन को भी ना दबाएं ताकि आप सभी सुविधाजनक इस कार्यक्रम को देख सुन पाए। सबको नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलंचेरी के हिंदी विभाग और केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि के तत्वावधान में आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यानमाला में मैं ज्योति कृष्णन आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का विषय है कहानीकार स्वयं प्रकाश का योगदान। इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए बनासजन नई दिल्ली के संपादक एवं दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली कॉलेज में के हिंदी विभाग में सहायक आचार्य डॉक्टर पल्लव जी हमारे साथ हैं। तो बिना समय गवाए हम अपनी कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रार्थना गीत। मैं प्रार्थना गीत के लिए द्वितीय वर्षीय छात्रा अमृता आरस को आमंत्रित करती हूँ। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही किवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। धन्यवाद अमृता। अब मैं स्वागत भाषण के लिए इस कार्यक्रम की मुख्य संयोजिका तथा हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सिंधु टीआई जी को आमंत्रित करती हूँ। इस राष्ट्रीय वेबिनार के अध्यक्ष सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलंचेरी के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर, मुख्य वक्ता बनासजन पत्रिका के संपादक एवं दिल्ली कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर पल्लव जी और स्वयं प्रकाश जी के छोटा भाई अनुपम भटनागर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम जी, केरल हिंदी साहित्य मंडल के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर टी.एन. विश्वभरन सर, सजीव कार्यक्रम की सह संयोजिका डॉक्टर सी राधामणि जी, केरल हिंदी साहित्य मंडल के अन्य आदरणीय सदस्यों, सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलंचेरी के हिंदी विभाग के प्राध्यापक बंधुओं, भारत के विभिन्न विद्यालयों से और महाविद्यालयों से हमारे साथ इस राष्ट्रीय वेबिनार में जुड़े प्राध्यापक बंधुओं, छात्रों, प्रिय छात्र छात्राओं, सबको मेरा नमस्कार। आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार है यह। साहित्य मंडल कोच्चि और सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलंचेरी के संयुक्त तत्वावधान में ये व्याख्यानमाला चलाई जा रही है। छात्रों को हिंदी साहित्य की नींव मजबूत करने में सहायक होने के साथ साथ केरल के हिंदी प्रेमियों को हिंदी साहित्य सुनने का अवसर प्रदान करना भी इस व्याख्यानमाला का उद्देश्य है। सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी विभाग से जुड़े रहने के लिए मंडल के सभी विद्वानों के प्रति हमारे विभाग का आभार व्यक्त करती हूँ। वेबिनार के अध्यक्ष सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलंचेरी के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर है। सर को सादर इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। आज का वेबिनार हिंदी के कहानीकार स्वयं प्रकाश जी पर केंद्रित है। स्वयं प्रकाश जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने भारतीय नौसेना में उनकी भर्ती हुई थी
धूप में नंगे पांव कहानी संग्रह की भूमिका में वे लिखते हैं, भारतीय नौसेना में भर्ती करने के बाद स्वयं प्रकाश जी को लगा कि उन्होंने गलत चुनाव किया है। वहां से निकलना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने खुद बदमाशियां की और उन्हें वहां से निकाला गया था। फिर छोटे मोटे काम करने के बाद राजस्थान में डाकतार विभाग में उन्हें नौकरी मिली। नौकरी में उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। साहित्य में अपनी अभिरुचि को उन्होंने पनपने दिया। वहां से क्यों नाम की एक साहित्य पत्रिका निकाली, एक अखबार मुक्तवाणी नाम से निकाला, गरीब बच्चों के लिए संध्याकालीन स्कूल चलाया और राजनीति में भी सक्रिय रहे। फलतः उनका तबादला जैसलमेर में हो गया था। वहां रहते समय उन्होंने कहानियां लिखी, उपन्यास लिखा। नौकरी करने के साथ साथ पढ़ाई करके BA, MA और PhD की उपाधि भी उन्होंने हासिल की। उसके बाद वे राजभाषा विभाग अधिकारी बन गए। फिर उन्होंने विजिलेंस में भी काम किया। स्वयं प्रकाश जी की कहानियों में भारतीय मध्य वर्ग की जिंदगी का चित्रण मिलता है, चाहे वह गांव के फलक में लिखी गई कहानी हो या शहर के फलक में। यह मध्य वर्ग समाज में परिवर्तन लाने के इच्छुक, कभी कभी इस परिवर्तन लाने के यत्न में उनके पात्र निराश हो जाते हैं, कभी कभी उन्हें अवमानना को झेलना भी पड़ता है। फिर भी अपने निर्णय पर वे पात्र अटल रहते हैं। स्वयं प्रकाश जी की अनेक कहानियां स्त्री केंद्रित है। उनके स्त्री पात्रों में पुरुष पात्रों की तरह निजी विशेषताएं हैं। स्वयं प्रकाश जी उन्हें पितृसत्तात्मक दबावों से मुक्त करके अपने निजी व्यक्तित्व दिलाने की कोशिश करते हैं। पर्यावरण पर भी उन्होंने खूब कहानियां लिखी हैं। भूमंडलीकरण के दौर में उभर आई सूचना क्रांति से और उसके प्रभावों के बीच दब गए मानव के अंदर मन के उलझनों को बारीकी से चित्रित करने में स्वयं प्रकाश जी सफल हुए हैं। ऐसे कहानीकार स्वयं प्रकाश जी के योगदान पर वक्तव्य देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आजकल की प्रमुख हिंदी पत्रिका बनासजन के संपादक एवं दिल्ली कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर पल्लव जी। विस्तार से डॉक्टर पल्लव जी हमसे बात करेंगे। केरल के प्राध्यापक बंधुओं के बीच में आप सुपरिचित है। आप हमारे निमंत्रण स्वीकार करने के हेतु आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आपको इस राष्ट्रीय वेबिनार में सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी विभाग की तरफ से और केरल हिंदी साहित्य मंडल की तरफ से सादर स्वागत करती हूँ। इस वेबिनार में विभिन्न विश्वविद्यालयों से कई विद्वजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि स्वयं प्रकाश जी का छोटा भाई अनुभव भटनागर जी हमारे साथ उपस्थित हैं। अनुभव भटनागर जी का विशेष स्वागत करती हूँ। रांची से हैदराबाद से कई विद्वजन हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका, और बनारस से भी कई छात्र शोध छात्र हैं हमारे साथ, उनका अभी स्वागत करती हूँ। और केरल के विभिन्न विश्वविद्यालयों से हमारे रविसार हैं और कई लोग हैं हमारे साथ। आप सुन रहे हैं? जी मिस। कई लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी विद्वजनों का, प्राध्यापक बंधुओं का भी मैं स्वागत करती हूँ। और कई विश्वविद्यालयों से शोध छात्र हैं और छात्रों की तरफ से पर्चा प्रस्तुत करने के लिए कोचिन विश्वविद्यालय की MA की छात्रा ज्योति कृष्णन जी हैं, जो इस वेबिनार के कंपेयरिंग करती हैं। और प्रिय छात्र छात्राएं हैं, सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक और बार सबका स्वागत और प्रणाम, और सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद।
आगे अध्यक्ष भाषण है, लेकिन हमारे प्राचार्य जी डॉक्टर शाजू वर्गीय सर किसी काम में व्यस्त होने के कारण जुड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं आगे के कार्यक्रम की ओर बढ़ना चाहूंगी। मुख्य भाषण का समय है। कहानीकार स्वयं प्रकाश का योगदान नामक विषय पर व्याख्यान देने के लिए डॉक्टर पल्लव जी हमारे साथ उपस्थित हैं। लगभग 1 दशक से हिंदी साहित्य का अध्यापन, हिंदी की लघु पत्रिका बनासजन के संपादक तथा दिल्ली कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में साहित्य के प्राध्यापक हैं डॉक्टर पल्लव जी। अपने व्याख्यान देने के लिए डॉक्टर पल्लव जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हिंदी विभाग सेंट पीटर्स कॉलेज कोलेंचेरी का आभार व्यक्त करता हूँ, केरल की धरती को प्रणाम करता हूँ और इतने सारे हिंदी प्रेमी, साहित्य प्रेमी, स्वयं प्रकाश जी के प्रशंसक इस कार्यक्रम में जुड़े उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ, उन सबको नमस्कार करता हूँ। जिस विषय पर बात करने के लिए कहा गया है, कहानीकार स्वयं प्रकाश का योगदान, उस विषय पर मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। संभव है कि ज्यादातर बातें ऐसी हो जो आप पहले से जानते हो, मैं कोई नई बात नहीं कर सकूं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी जैसा कि कहा गया है, हमारे देश में ऐसा माना जाता है ना, हमारी परंपराओं में ऐसा कहा गया है कि राम का नाम स्मरण करते रहें, राम का नाम लेते रहें, तब भी पुण्य मिलता है। ठीक उसी तरह से मुझे लगता है आज के जमाने में हम अच्छे साहित्य की बात करते रहें, अच्छे साहित्यकारों का नाम लेते रहें, अच्छे साहित्यकारों की कृतियों का स्मरण करते रहें, तब भी हमको संबल मिलता है, हमको निराशा से लड़ने में मदद मिलती है। स्वयं प्रकाश जी की कहानियों की, उनके लेखन की सबसे पहली, सबसे बड़ी विशेषता अगर कोई मुझे दिखाई देती है तो वो यही दिखाई देती है। आप उनकी सारी कहानियां पढ़ जाइए, आप उनका सारा लेखन पढ़ जाइए, आपको निराशा की कहीं भी कोई भी लकीर तक नहीं मिलेगी, कोई बिंदु नहीं मिलेगा जहां आपको लगे कि यहाँ कहानीकार निराश है, यहाँ कहानीकार पाठकों को कोई उजाले की रेखा नहीं दे पा रहा है, यहाँ कहानीकार के पास नई बात कहने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा आपको कभी नहीं लगेगा। इस मायने में स्वयं प्रकाश हिंदी के अकेले और अद्वितीय कहानीकार हैं, उनके जैसा कोई नहीं है। आपको प्रेमचंद के यहाँ भी सारी कहानियां ऐसी नहीं मिलेंगी जो आशा का संदेश देती हो हमेशा। यह अलग बात है कि प्रेमचंद आशा के सबसे बड़े लेखक हैं, आशा का संदेश खूब मिलता है, लेकिन सारी कहानियों में नहीं, सारे लेखन में नहीं। लेकिन स्वयं प्रकाश जिद के साथ अपने लेखन में इस संकल्प को पूरा करते हुए दिखाई देते हैं। स्वयं प्रकाश जी के बारे में अभी हमको बताया हिंदी विभाग की प्रभारी मैडम ने, माफ कीजिएगा मैं नाम भूल गया, सिंधु मैडम ने, और उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके लेखन के बारे में संक्षिप्त जानकारी भी हम लोगों को दी। बिल्कुल वो ठीक बता रही थी। मोटे मोटे तौर पर मैं अगर याद करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 1975 में उनका पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था, मात्रा और भाग। उसके बाद उनके जो कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, 1981 में सूरज कब निकलेगा, आसमां कैसे कैसे 1982 में, अगली किताब 1988 में, आएंगे अच्छे दिन भी 1991 में, 1994 में आदमी जात का आदमी, 2002 में अगले जन्म और 2006 में संधान। ये उनके मूल कहानी संग्रह हैं जो छपे। अनेक चयन उनकी कहानियों के छपे, कुछ चयन अभी भी पाठकों के बीच में मौजूद हैं। ये पुराने संग्रह अब आजकल नहीं मिलते, रिप्रिंट नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी कमोबेश सारी कहानियां किसी न किसी तरह से पढ़ने को मिल जाती है। स्वयं प्रकाश जी ने उपन्यास भी लिखे, उनके कुल 5 उपन्यास हैं। पहला उपन्यास 1982 में छपा था जलते जहाज पर, दूसरा 1987 में ज्योति रथ के सारथी, तीसरा 1993 में उत्तर जीवन कथा, बीच में विनय नाम का चौथा उपन्यास 1994 में छपा जिसका केरल से भी संबंध है,
मलयालम में इसका अनुवाद वीजी गोपालकृष्णन सर ने किया है, जो अभी मैं देख रहा था प्रोफेसर पी रवि साहब दिखाई दे रहे थे। पी रवि साहब के कुलीग रहे हैं गोपाल कृष्णन सर, दोनों साथ पढ़ाते थे कालड़ी विश्वविद्यालय में। और मलयालम में भी उस उपन्यास को पाठकों ने पसंद किया। उस उपन्यास के 3 संस्करण हो चुके हैं। 1994 में छपने के बाद 2001 में छपा वो दोबारा, 2017 में उसका नया संस्करण भी आया। अच्छा, 5वां और आखिरी उपन्यास था ईंधन, जो 2004 में छपा और 2008 में जिसका दूसरा संस्करण आया। इसके अलावा उन्होंने नाटक भी लिखे। 2 नाटक पुस्तकाकार आ चुके हैं, फिनिक्स जो 1980 में पहली बार छपा था और 2016 में जिसका दूसरा संस्करण आया, और दूसरा नाटक था चौबोली। चौबोली नाटक उनका प्रकाशित हुआ ठीक उस समय जब वो बंबई में अपना कैंसर का इलाज करवा रहे थे, और इलाज के दौरान ही वो हम सबको छोड़कर चले गए थे। मेरा ख्याल है 2019 के आखिर में ये नाटक छप के आया, या 2020 की शुरुआत में अधिक से अधिक। निबंध भी उन्होंने लिखे, कुल 5 किताबें, 6 किताबें निबंधों से संबंधित है। जो एक चर्चित किताब उनकी है वो हमसफरनामा, जो कि रेखा चित्रों का संग्रह है। 2000 में पहली बार छपा, 2010 में परिवर्धित संस्करण आया। साक्षात्कारों की किताबें भी छपी, चिट्ठियों की किताब भी छपी। एक आपका बड़ा संस्मरण कहिए या आत्मकथा कहिए, एक किताब आई धूप में नंगे पांव। मजे की बात यह है कि वो किताब पहले स्वयं प्रकाश जी ने उस किताब का नाम रखा था जो कहा नहीं गया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि प्रकाशक के आग्रह पर उन्होंने उसका नाम बदला और धूप में नंगे पांव नाम रखा। और वो उस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे हिंदी में ऐसी आत्मकथाएं नहीं के बराबर है, जिनमें लेखक अपने पूरे जीवन के बारे में बात करता है और कहीं कलुष नहीं आता, कहीं कालिमा नहीं आती, कहीं मैलाइस नहीं है, कहीं गंदगी नहीं है। मुझे इस जोड़ की एक और आत्मकथा याद आती है, और वो भीष्म साहनी की आत्मकथा है जिसका नाम है आज के अतीत। एक किस्सा आपको सुनाऊं। हुआ ये था, अनुपम जी को भी शायद ये किस्सा मालूम हो। स्वयं प्रकाश जी के माता पिता बुजुर्ग थे और वो पढ़ने के शौकीन थे। जगत नारायण भटनागर जी उनका नाम था उनके पिताजी का। और क्या हुआ कि स्वयं प्रकाश जी के घर भोपाल जब वो आए तो उन्होंने कहा कि कोई अच्छी किताब पढ़ने के लिए दो स्वयं प्रकाश। तो स्वयं प्रकाश जी ने उनको भीष्म जी की आत्मकथा पढ़ने के लिए दी। भीष्म जी की आत्मकथा पढ़ने के बाद में बहुत खुश हुए उनके पिताजी, और उन्होंने कहा कि तू भी ऐसी किताब क्यों नहीं लिखता। तो स्वयं प्रकाश जी ने कहा कि कुछ नहीं बोले। स्वयं प्रकाश जी कम बात करते थे, कम बोलते थे, अपने मित्रों के सामने बोलते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने माता पिता और अपने घर परिवार के बीच में बहुत अधिक बातचीत नहीं करते थे। कोई इसका ये नहीं था कि वो कोई नाराज रहते हैं, उनका स्वभाव ऐसा था। उन्होंने अपने बारे में 2-3 निबंध लिखे हैं। एक है मैंने किससे क्या सीखा, इस तरह से 3-4 चीजें उन्होंने लिखी है। उसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि मुझे ठीक से बोलना, ठीक से बात करना, ठीक से हंस घुल कर अपने लोगों से बातचीत करना नहीं आता। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी लिखा कि मैंने किससे क्या सीखा, एक किताब उनकी, एक निबंध है उनका, उसमें उन्होंने लिखा, बताया है कि उनको ढंग के कपड़े पहनना अनुपम जी ने सिखाया। और फिर आखिर में वो मजाक करते हैं, पहन लो यार, अपना क्या जाता है, ये सब लोग कहते हैं कि अच्छे कपड़े पहनना चाहिए तो पहन लो। एक किस्म का फक्कड़पन, एक किस्म की आवारगी, एक किस्म का मैं ये कह सकता हूँ साधु जैसा स्वभाव स्वयं प्रकाश जी का था। कोई लेना नहीं, कुछ नहीं करना, अपने हाल में मस्त रहना। तो जिन पाठकों ने भीष्म जी की आत्मकथा पढ़ी हो आज के अतीत, वो जानते हैं कि वो महान किताब है। और वो महान किताब इसीलिए नहीं है कि उसके अंदर भारत विभाजन जैसी महान घटना का आंखों देखा विवरण है, बल्कि वो महान किताब इसलिए है कि उसमें देश, दुनिया, समाज, इन तीनों के महान परिवर्तनों के बीच एक साधारण आदमी जिसका नाम भीष्म साहनी है, वो कैसे अपना
जीवन आगे बढ़ाता है और बिना कोई किसी शिकायत के। उस पूरी आत्मकथा में एक भी खलनायक नहीं है, उस पूरी आत्मकथा में एक भी कड़वा प्रसंग नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसका मतलब साहित्यकार आपको क्या कहना चाहता है? इसका मतलब यह है कि साहित्यकार आपको ये कहना चाहता है, ये बताना चाहता है कि भूलिए खराब बात कोई है, जीवन में खराब बातें भी होती है, आती है, हमेशा आती है, लेकिन हम उनको क्यों याद रखें? हम अच्छी बातें याद रखें। हम अपने पाठकों को अच्छा संदेश देंगे या हम अपने पाठकों को नफरत का संदेश देंगे? तो शायद भीष्म जी ने यही सोच के अपनी आत्मकथा लिखी, और वो बेजोड़ आत्मकथा है, बेजोड़ किताब है। तो जब उनके स्वयं प्रकाश जी के पिताजी ने उनसे कहा कि तुम भी ऐसी किताब क्यों नहीं लिखते, तो स्वयं प्रकाश जी ने मुझसे बात करते हुए कहा कि अब बताओ मैं क्या जवाब देता, मैं कैसे लिख सकता हूँ भीष्म जी जैसी किताब। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन में ये बात कहीं अटक के रह गई। नकल नहीं है, हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि भीष्म जी के जीवनानुभव और स्वयं प्रकाश जी के जीवनानुभव नितांत भिन्न थे। लेकिन आप पाएंगे कि यहाँ भी कोई कड़वाहट नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। हाँ, अपने देश के लोगों, अपने देश की जनता के साथ जो अन्याय हुए हैं उनका, उनके बारे में स्वयं प्रकाश लिखते हैं। किताब एक 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 तरह से कहें तो एक बहुत खराब जगह खत्म होती है, जब उनको हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की नौकरी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के कारखाने को भारत सरकार ने उसका निजीकरण कर दिया था और स्वयं प्रकाश जी को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी, और नौकरी छोड़कर वो भोपाल चले गए थे। किताब वहां खत्म होती है, लेकिन इसके बावजूद अपने देश के साधारण लोगों के प्रति उनका प्रेम, अपने देश के साधारण लोगों के जीवन के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा की वो किताब अद्भुत मिसाल है, धूप में नंगे पांव। और भी बहुत सारी चीजें लिखी उन्होंने, बाल साहित्य भी लिखा, कुछ किताबें संपादित भी की, अनुवाद भी किया। उन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। क्यों का तो पूरी तरह से वो करते ही थे, मधुमती के एक विशेषांक का संपादन भी किया, और प्रगतिशील वसुधा के भी बहुत सारे अंकों का संपादन किया। नाटक लिखे और उनके नाटकों का खूब मंचन हुआ। आशीष विद्यार्थी, जो कि संभवतः केरल के ही रहने वाले हैं और हिंदी फिल्मों के बहुत बड़े कलाकार हैं, रंगमंच के भी बहुत बड़े कलाकार हैं, आशीष विद्यार्थी ने उनका नाटक चौबोली खूब खेला है। स्वयं प्रकाश जी पर राजस्थान साहित्य अकेडमी ने एक मोनोग्राफ भी प्रकाशित किया था और उनके लिखे हुए पर फिल्म भी बनी है। उन पर बहुत सारी पत्रिकाओं ने विशेषांक निकाले, जिनमें सबसे पहला विशेषांक चर्चा नाम की पत्रिका का निकला था जोधपुर से, फिर संबोधन ने निकाला, बनास ने निकाला, राग भोपाली ने निकाला, संवेद नाम की पत्रिका ने निकाला, पाखी नाम की पत्रिका ने निकाला, सृजन सरोकार ने निकाला। ये चौपाल का विशेषांक मेरे हाथ में है। और अभी अभी मुश्किल से 8-10 रोज पहले साम्य नाम की पत्रिका का ये एक विशेषांक और आया है, जो कि छत्तीसगढ़ से निकला है और अंबिकापुर से ये निकला है, विजय गुप्त के संपादन में। तो बहुत सारे पुरस्कार भी उनको मिले और बहुत सारा उन्होंने, उनके लेखन को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत तरह की विविधता है, बहुत तरह की व्यापकता है और गहराई भी उसके अंदर प्रचुर मात्रा में है। अब मैं थोड़ा उनकी कहानियों के बारे में बात करूं, जो हमारा मूल विषय है, कहानीकार स्वयं प्रकाश का योगदान। मित्रों, मुझे लगता है कि देखिए, बड़ी बात क्या होती है, ऐसा क्या किया जाए जिससे कोई रचना महान बन जाए? ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा क्या फार्मूला हो सकता है जिससे कोई रचना पाठकों के मन में घर कर ले? जाहिर है ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर ऐसा कुछ हो सकता होता तो हर कोई कर लेता, हर कोई प्रेमचंद बन जाता, हर कोई निराला बन जाता, हर कोई अमरकांत बन जाता। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा करना असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। स्वयं प्रकाश जी ने अगर बहुत सारी कहानियां लिखी और उनकी ज्यादातर कहानियां ऐसी हैं जो पाठकों को पसंद आती है, पाठक उनको चाव से पढ़ते हैं, तो उसके कुछ कारण हैं। पहला कारण तो जो मुझे लगता है वो है स्वयं प्रकाश जी की विचारधारा। देखिए, स्वयं प्रकाश जी बहुत सावधान लेखक थे। स्वयं प्रकाश इसीलिए नहीं लिखते थे कि उनको लिखकर लेखन की दुनिया में बड़ा नाम कमाना है, हिंदी लेखकों की बड़ी
और महान लेखकों की जो सूची है उसमें अपनी जगह बनानी है। उनको ऐसा कोई भ्रम नहीं था, ऐसा कोई लोभ नहीं था, ऐसा कोई लालच नहीं था। वो बार बार कहते थे कि मेरा लिखा अगर मेरे समय की जनता के काम का नहीं है, मेरे पाठकों के काम का नहीं है, तो उस लिखे का कोई अर्थ नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो ये जानते थे कि मैं जो लिख रहा हूं वो क्यों लिख रहा हूं और किसके लिए लिख रहा हूं। अगर एक लेखक का विजन, एक लेखक की दृष्टि एकदम साफ है, तो उसको आधी सफलता अपने लिखने में वहीं से मिल जाती है। आपकी दृष्टि ही गड़बड़ है, आपको पता ही नहीं है कि आप क्यों लिख रहे हैं, तो फिर आप लिखते रहिए जीवन भर, कोसते रहिए कि हिंदी आलोचना ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, केरल वालों ने इतने सारे व्याख्यान करवाए लेकिन मेरे ऊपर व्याख्यान नहीं करवाया, ये शिकायत करते रहिए। और राधा मणि जी को भी और सिंधु जी को भी कोसते रहिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। और आप जानते हैं ऐसे लोग हैं हमारे समाज में, ऐसे हमारे साहित्य में। स्वयं प्रकाश जी सावधान लेखक थे। उनकी विचारधारा थी, मोटे तौर पर आप उसको मार्क्सवाद कह सकते हैं, लेकिन मैं उसको मार्क्सवाद से ज्यादा ये कहना पसंद करूंगा, एक ऐसी विचारधारा जो मनुष्य के पक्ष में खड़ी हो, जिसका राजनीति से ज्यादा मनुष्य के अस्तित्व और मनुष्य के हित में काम करना, मनुष्य के हित में बात करना, जो अपना कर्तव्य समझती हो। स्वयं प्रकाश उस विचारधारा के कहानीकार हैं। आप देखिए उनके पूरे लेखन में, उनकी पूरे कहानी लेखन में वो किन चीजों का समर्थन करते हैं और किन चीजों का विरोध करते हैं। भाईचारे का समर्थन करते हैं, एक ऐसी दुनिया की वकालत करते हैं जहां नैतिकता हो, एक ऐसी दुनिया का सपना देखते हैं जहां आशा हो, बेईमानी ना हो, भूख ना हो, भ्रष्टाचार ना हो और लोग मिलजुल कर रहते हो। और विरोध किसका करते हैं? बाजारवाद का करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बाजार का विरोध नहीं करते, बाजारवाद का विरोध करते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि बाजारवाद की जो विचारधारा है या बाजारवादी दृष्टिकोण जो है, वो मनुष्य को लालची बनाता है, वो मनुष्य को उपभोग की, असीमित उपभोग के लिए लोभी बनाता है, लालची बनाता है। आप गांधी जी को याद कीजिए, जो ये कहते थे कि यह धरती प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है, लेकिन एक भी मनुष्य के लालच को पूरा नहीं कर सकती। इस आवश्यकता और लालच का अंतर हमको जानना पड़ेगा। और कितनी बढ़िया बात है कि स्वयं प्रकाश जी जब भारत की आजादी के 50 साल हुए थे, यानी कि 25 साल पुरानी बात मैं कह रहा हूं, तब उन्होंने भारत की आजादी के 50 साल पर एक लेख लिखा था, जिसमें गांधी और गांधीवाद और गांधी की नीतियों की बहुत प्रशंसा उन्होंने की थी। मेरी दोस्त या मेरी बड़ी बहन कह सकता हूं मैं, रेणु जी, जिन्होंने ये पूरा अंक जो स्वयं प्रकाश जी पर जिन्होंने तैयार किया है, लिखा है, रेणु व्यास ये कहती थी, मजेदार बात, कि अब तो बस खाली खादी पहनना बाकी रह गया, बाकी स्वयं प्रकाश जी तो पूरी तरह से गांधी के रंग में रंग गए हैं। बात खादी पहनने या न पहनने की नहीं है। और दूसरा, मजाक में ये भी कहती थी कि बस थोड़ी हिंसा कम, मार्क्सवाद जो कई बार अन्याय के विरोध में होने वाली हिंसा का भी समर्थन कर देता है, उस हिंसा का समर्थन वापस ले ले, तो फिर स्वयं प्रकाश जी के मार्क्सवाद में और गांधीवाद में कोई अंतर नहीं रह गया। हो सकता है रेणु जी की बात सही हो, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि चाहे प्रेमचंद हो, चाहे स्वयं प्रकाश हो, चाहे अमरकांत हो, ये जो हमारे बड़े कहानीकार हैं, जो हमारे पाठकों को, हमारे देश के नागरिकों को, हमारे देश की साधारण जनता के पक्ष में लिखते हैं और जो उनको संस्कारित करने का काम करते हैं, वो असल में क्या चाहते हैं, वो असल में कैसा समाज बनाना चाहते हैं, वो मुझे लगता है ऐसा ही एक समाज बनाने की कोशिश करते हैं अपने लेखन के द्वारा, जहां अन्याय, गरीबी, शोषण की बात, शोषण के लिए कोई जगह ना हो, और जो एक ऐसा समाज हो जो नैतिक मूल्यों पर चलता हो। अब जैसे मैं कुछ कहानियों की आपके सामने चर्चा करूं, एक कहानी है उनकी, अविनाश मोटू उर्फ एक आम आदमी। अगर आप हिंदी कहानी में जो बहुत सारे आंदोलन खड़े हुए थे, जो आंदोलन हुए थे नई कहानी के बाद, उन आंदोलनों के बारे में आप जानते हो तो आप याद कर सकते हैं। एक कहानी आंदोलन आया था, समांतर कहानी आंदोलन, और जिसके प्रणेता थे कमलेश्वर, और जिनका नारा था आम आदमी। स्वयं प्रकाश इस कहानी में उस आम आदमी के नारे की मजाक एक तरह से उड़ाते हैं।
उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन स्वयं प्रकाश अविनाश मोटू के बहाने क्या कहना चाहते हैं? मोटू एक आम आदमी जैसी कहानी लिखकर असल में स्वयं प्रकाश दो काम करते हैं। एक तो हमारे देश में जो श्रम की संस्कृति है, जिसके बारे में दुर्भाग्य से बहुत अधिक मजाक उड़ाया जाता है, हमारी ट्रेडिशंस में भी कुछ कुछ गड़बड़ियां हैं। आप देखिए, जो सबसे ज्यादा मेहनत का काम करता है वो सामाजिक हैसियत में सबसे नीचे पाया जाता है। मजदूर हो, किसान हो, सफाई करने वाला आदमी हो, कपड़े धोने वाला आदमी हो, कपड़ों पर इस्त्री करने वाला आदमी हो, बाल काटने वाला आदमी हो, घर में झाड़ू पोछा लगाने वाली औरत हो या आदमी हो, इन सब लोगों की सामाजिक हैसियत आप देखिए क्या है। और अविनाश मोटू भी एक टेलीफोन मैकेनिक है, लेकिन स्वयं प्रकाश जी उस आदमी के बहाने, उस मामूली आदमी के बहाने, उस कहानी में एक जगह अविनाश मोटू ये कहता है, जब उसको ये कहा जाता है कि अरे सब लोग रिश्वत लेते हैं, पैसा बनाते हैं, तुम भी ले लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। फिर ये भी कहते हैं कि रिश्वत किससे लोगे? पैसे वाले आदमी से लोगे तो अरे गरीब, अमीर का पैसा गरीब की जेब में आ जाएगा तो तुम्हारा तो ये तो अच्छा ही हुआ ना, इसमें क्या गलत है? अविनाश कहता है, जवाब देता है, तुम गरीब हो, मर्द का बच्चा गरीब हो ही नहीं सकता, गरीब तो गधी होती है। अविनाश की फिलॉसफी आप देखिए। अविनाश कौन है? अविनाश भारत का नितांत साधारण आदमी है। ये कह के मैं ये नहीं कह रहा कि भारत के सारे साधारण आदमी, मजदूर आदमी बहुत ईमानदार हैं, बहुत नैतिक हैं, लेकिन स्वयं प्रकाश असल में देखिए, कोई भी लेखक क्या करता है? कोई भी लेखक यही कर सकता है ना कि अपने पाठकों को एक ऐसा संस्कार देने की कोशिश करे, एक ऐसा वातावरण देने की कोशिश करे जहां वो नीति और ईमानदारी और नैतिकता के पक्ष में खड़ा होने की हिम्मत तो करे, साहस तो दिखाए। अगर उसके संस्कार होंगे तो वो हो सकता है वो बेईमान होने से रुक जाए। दूसरी जो एक और बड़ी बात स्वयं प्रकाश जी की कहानियों के संबंध में मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ, तो मैं ये पाता हूँ, देखिए मुझे लगता है कि जो असली कला है वो ये है कि असली कला ये नहीं होती कि आप कोई महान घटना, महान चरित्र, महान विचार को लेकर कोई रचना बना दे, कविता लिख दे या कहानी लिख दे या कुछ आप ऐसा कर दें, उससे महान रचनाएं नहीं बन जाती। मुझे लगता है महान रचना तब बनती है जो जीवन की सबसे साधारण परिस्थितियों से पैदा होती हो। हिंदी के सबसे महान उपन्यास हम जिसको मानते हैं, गोदान, उसके नायक का जीवन आप देखिए, एक भी असाधारण घटना नहीं है, एक भी अति मानवीय जैसी कोई बात नहीं है, कोई जादुई यथार्थवाद नहीं है, कोई बहुत बड़ा सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनीतिक परिवर्तन उसके जीवन में या उपन्यास में हमको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो महान उपन्यास है। स्वयं प्रकाश जी की कहानियों में भी आप यही पाएंगे। उनकी एक बहुत शुरुआती कहानी है नीलकांत का सफर। आप सभी मित्रों ने हो सकता है पढ़ी हो वो कहानी। नीलकांत का सफर कहानी जब मैं पढ़ता हूं तो मैं ये पाता हूं कि उस कहानी में ऐसा क्या है जो लिखे जाने के लगभग 40-50 साल बाद भी हम सबको अपील करता है, आकर्षित करता है। एक थर्ड क्लास का डिब्बा है, अब तो रेलवे में थर्ड क्लास के डिब्बे नहीं होते, उस जमाने में होते थे, और उसमें भेड़ बकरियों की तरह सवारियां भरी हुई है, और एक नीलकांत नाम के एक छुई मुई से आदमी हैं, भले से आदमी हैं, जो किसी तरह उस डिब्बे में घुस जाते हैं। उनको थोड़ी सी दूर कहीं जाना होता है, जगह नहीं मिलती तो वो उसी में चले जाते हैं, उसी डिब्बे में अपने लिए जगह बनाते हैं। और फिर ये होता है साहब की जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है। पूरी कहानी में कोई ऐसी घटना नहीं है जिसको हम घटना कह सकें। पूरी कहानी में ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती जिसके बारे में हमको लगे कि अरे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। केवल एक आदमी की एक, ये समझ लीजिए, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक की साधारण सी यात्रा है, लेकिन वो साधारण सी यात्रा में न केवल नीलकांत बल्कि पाठक भी बहुत बदल जाता है। ये जो बदलना है वो असल में स्वयं प्रकाश जी की कला है, और वो कला साधारणता के माध्यम से आई है, असाधारणता से नहीं आई है। तो वो कहते हैं, शरद जोशी ये बात कहते थे, व्यंगकार शरद जोशी,
ना कुछ से पैदा कुछ पैदा कर देना, यानी कि जहां कुछ नहीं है वहां कुछ बना देना। यानी कि आप महान कहानी बनाने के लिए महान घटना, महान चरित्र, महान संदेश का सहारा लिए बिना साधारण जीवन परिस्थितियों में कोई बड़ी बात कह दें। तो इस कहानी में कुछ कुछ वैसा ही है। मैं एक अंश इस कहानी का आपके सामने रखूंगा तो आप देखेंगे। नीलकांत को प्यास लगी, स्टेशन अभी दूर था, सामने एक लुगाई। अब देखिए, औरत नहीं लिख रहे हैं, महिला नहीं लिख रहे हैं, नारी नहीं लिख रहे हैं, लुगाई लिख रहे हैं। राजस्थान में महिलाओं को लुगाई कहते हैं, लेकिन लुगाई कहने का यहाँ एक खास अभिप्राय है, यानी कि देहात की औरत, एक एक गरीब सी दिखने वाली औरत। सामने एक लुगाई अपने बच्चे को सुराही से पानी निकालकर पिला रही थी। नीलकांत की इच्छा हुई, पर लुगाई और सुराही और गिलास सब बेहद गंदे थे। नीलकांत हाइजीन के बारे में सोचने लगे और प्यासे रह गए। फिर रुमाल निकालकर गर्दन पोंछी, पंखों की तरफ देखा। बराबर चल रहे थे, पर लगता है एग्जॉस्ट फैन है, जो हवा देते नहीं खींचते हैं। इधर उधर नजर दौड़ाई कि कहीं टिकने की कोई संभावना नजर आ जाए। नहीं आई। हार कर फिर खिड़कियों के बारे में सोचने लगे। नीलकांत की इच्छा हुई वापस उसी संडास में चले जाएं। खड़े यहां भी हैं, वहां भी थे। वहां कम से कम थोड़ी हवा तो थी, माना कि बदबू और गंदगी और सबसे ज्यादा अपने संडास में होने का एहसास, ऐसी ही कुछ परेशानियां थी। पर यहाँ क्या कम परेशानी है? और सुविधा क्या है सिवाय इस गरिमा के कि डिब्बे में है, संडास में नहीं। लिहाजा वापस चलो संडास में। अब ये रूपक क्या है? ये रूपक आप देखिए, गुलाम भारत और आजाद भारत का रूपक है। हमारे देश में बहुत दिनों तक, मेरे बचपन में भी मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अंग्रेजी सरकार की तारीफ करते थे, राजाओं के राज की तारीफ करते थे। ये कहते थे कि अरे साहब, अभी राजा का राज होता तो देखते आप 10 डंडे पड़ते हाथों हाथ और आदमी की अकल ठिकाने आ जाती। लोकतंत्र को वो मजाक समझते थे। अब उनको लोकतंत्र का महत्व समझ में आता होगा जब जरा जरा सी बात पर आपको राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र विरोधी के तमगे सुनने को मिलते हैं। आप इसी तरह से स्वयं प्रकाश यहाँ जो रूपक गढ़ रहे हैं संडास में होने का, असल में वो गुलाम भारत का रूपक है। और खुले डिब्बे में होने का, जहाँ भीड़ बहुत है, परेशानी है, लेकिन वो आजाद भारत है जहां आपको बदबू तो नहीं है, जहां आप अपने लोगों के बीच तो खड़े हैं। अब ये अलग बात है कि खिड़की बंद है तो खिड़की खुल जाएगी, खिड़की खोलने की कोशिश करनी पड़ेगी। और खिड़की कौन खोलेगा? इस कहानी में वो सारे रूपक आप देख सकते हैं। तो उनकी कहानी की जो यात्रा है, स्वयं प्रकाश जी की कहानी की जो यात्रा है, उसमें यही सबसे खास बात मैं देखता हूं कि आशा का संदेश देते हुए स्वयं प्रकाश आशा की बात करते हुए कभी भी कहीं भी हरगिज निराश नहीं होते। और निराश न होते हुए, निराश न होते देते हुए अपने पाठकों को वो जिस तरीके से संस्कारित करने की कोशिश करते हैं, संदेश देने जैसा काम नहीं करते, लेकिन आप उनकी कहानियों को पढ़ें तो स्वतः ही आपको बहुत सारी चीजें ऐसी उसमें होती जाती है जिनसे आपको लगता है कि अरे ये तो ऐसा नहीं वैसा था, वैसा नहीं ऐसा था। आप उस कहानी के साथ साथ आप भी बदलने लगते हैं, आप भी उस कहानी के साथ साथ एक यात्रा करने लगते हैं। ये एक खास बात है जो स्वयं प्रकाश जी की कहानियों को एक तरह से, ये मैं कह सकता हूँ कि यादगार बनाता है। और उनको सारे हिंदी कहानीकारों की बहुत बड़ी संख्या के बीच में उनको अलग से खड़ा करता है। जो दूसरी खास प्रवृत्ति उनकी कहानियों में मुझे देखने को मिलती है, वो है हमारे जमाने की सांप्रदायिकता और धार्मिक अंधवाद के विरोध में एक तरह से ये कहना चाहिए कि मनुष्यता की खोज करना। उनकी एक पुरानी कहानी है पार्टीशन पाठ्यक्रमों में भी लगी हुई है और मुझे लगता है केरल में शायद पढ़ाई भी जाती है। पी रवि सर ने उस पर एक बहुत अच्छा लेख भी लिखा है जो मैंने पढ़ा है। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में वो कहानी पढ़ाई जाती रही है और वो उस कहानी की चर्चा होती रही है। तो पार्टीशन कहानी जब छपी थी तो ये बात है लगभग
1984-85 की। वर्तमान साहित्य जिसके संपादक विभूति नारायण राय थे और जिसका पहला अंक अखिलेश के संपादन में आया था, उस पहले अंक में यह कहानी छपी थी। और उस कहानी के छपते ही नामवर सिंह जी ने सबसे पहले ये बात कही थी कि यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है और यह कहानी स्वयं प्रकाश इस कहानी में फांसीवाद का आगमन देख रहे हैं या फांसीवाद की आहट देख रहे हैं। 1980-84 के आसपास जब ये कहानी छपी थी, तब ये सारी बातें कहना, ये सारी बातें देखना बहुत दूर की कौड़ी लगता था। लेकिन अब हमको लगता है कि नहीं, वो तो गलत नहीं कह रहे थे, नामवर जी बिल्कुल सही कह रहे थे। उस कहानी के बारे में आप विचार करें तो वो कहानी क्या है। मैं याद करता हूं उस कहानी को। कुर्बान भाई नाम के एक छोटे से आदमी की वो कहानी, एक मामूली आदमी की कहानी है, जिसकी खास बात यह है कि वो पार्टीशन जब हुआ तो बहुत सारे लोग, उनके रिश्तेदार भी भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं गए। और वो पाकिस्तान क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि भाई ये मेरा मुल्क है, मैं यहाँ से इसको छोड़ के क्यों जाऊं, तो वो भी पाकिस्तान नहीं गए। और उनको जब कोई कहता भी था तो वो उसका जवाब क्या देते थे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक मिनट बस, मैं वो अंश निकाल लूं। हाँ, तभी पार्टीशन हो गया, दंगे हो गए, दुकान जला दी गई, रिश्तेदार पाकिस्तान भाग गए, 2 भाई कत्ल कर दिए गए, पिता ने सदमे से खटिया पकड़ ली और मर गए, नौकर घर की पूंजी लेकर भाग गए, बचे खुचों को लेकर अपनी जान लिए लिए कुर्बान भाई नागौर चले गए। वहां से मेड़ता, मेड़ता से टोंक, कहाँ जाएं, कहाँ सिर छिपाएं, क्या पाकिस्तान चले जाएं? नहीं गए, क्योंकि जोश नहीं गए, क्योंकि सुरैया नहीं गई, क्योंकि कुर्बान भाई को अच्छे लगने वाले बहुत से लोग नहीं गए, तो कुर्बान भाई क्यों जाते हैं? अब कहानी में क्या होता है कि साहब, कुर्बान भाई यहाँ इस कस्बे में, जिस कस्बे पर यह कहानी लिखी गई है, वहां आकर एक किराने की छोटी सी दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। इन कुर्बान भाई की दोस्ती स्वयं प्रकाश जी और उनकी मंडली से हो जाती है। तो ये लोग कुछ पढ़ने लिखने की बातें करते हैं, कहानी वहानी पढ़ते हैं, कविताएं वगैरह पढ़ते हैं, शेर वेर करते हैं। एक दिन एक ऐसी घटना होती है कि एक पड़ोसी दुकानदार का किसान, किसी ने शिकायत की है कि आवाज बहुत धीमी आ रही है। क्या आवाज धीमी आ रही है? जी नहीं सर, आपकी आवाज साफ आ रही है। ठीक है वंदना जी, आपके फोन या आपके माइक में कुछ गड़बड़ हो सकती है, मेरे यहाँ से गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ कि साहब, कुर्बान भाई की इन सब लोगों से दोस्ती थी और अचानक एक दिन एक छोटी सी घटना ये होती है कि एक पड़ोसी, किसी पड़ोसी का के खेत में काम करने वाला नौकर बैलगाड़ी लेकर आता है और उनकी दुकान के ठीक बाहर बैलगाड़ी खड़ी कर देता है। कुर्बान भाई उसको कहते हैं कि भाई थोड़ी साइड में खड़ी कर दे, वो मानता नहीं है और जब ये फिर कहते हैं तो वो उनसे लड़ पड़ता है और छीना झपटी करता है, धक्का देता है, उनको नीचे गिरा देता है। नीचे गिराता ही नहीं है, उनको ये कह के जब वो पड़ोसी पूछता है क्या हुआ, तो वो राजस्थानी में बोलता है यो मियो मने कूटे, यानी कि ये मुसलमान मुझे मार रहा है। अब जो कुर्बान भाई यहाँ जब ये घटना होती है उसके बाद जो कहानी में आया है, उसको मैं जरा सा आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। कुर्बान भाई सन्न रह गए, बात समझ में आते आते भीतर तक हचमचा गए, आंखों के आगे तारे नाचने लगे, वहीं जमीन पर उकड़ू बैठ गए और सिर पकड़ लिया। अंधेरे का एक ठोस गोला कलेजे में उठा और हलक में आकर फंस गया। बरसों से जमी रुलाई एक साथ फूट पड़ने को जोर मारने लगी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? क्या गोमिया उन्हें जानता नहीं? एक ही मिनट में वह कुर्बान भाई से मियाँ कैसे बन गए? 1 मिनट भी नहीं लगा। बरसों से तिल तिल मरकर जो प्रतिष्ठा उन्होंने बनाई, हर दिन का, हर पल का, जैसे एक अग्नि परीक्षा से गुजरकर जो सम्मान, जो प्यार अर्जित किया, हर दिन खुद को समझाकर कि पाकिस्तान जाकर भी कोई नवाबी नहीं मिल जाती, जैसे हैं यही मस्त है, अल्लाह सब देखता है, जाने दो जोश को, डूबने दो सुरैया का सितारा, बुला देने दो दोस्तों को, लुट जाने दो कारोबार को, झूठे बदमाशों के कब्जे में चली जाने दो हवेलियां, गुमनाम पड़ी रहने दो
भाइयों की कब्रें, दफना दो भरे पूरे घर का सपना, शायद कभी फिर अपना भी दिन आए, तब तक सब्र कर लो। क्या क्या कीमत रोज चुकाकर कस्बे में थोड़ा सा अपनापन, थोड़ी सी सामाजिक सुरक्षा, थोड़ा सा आत्मविश्वास, थोड़ी सी सहजता उन्होंने अर्जित की थी। और कितनी बड़ी दौलत समझ रहे थे उस इसको। और लो, तिल तिल करके बना पहाड़ एक फूंक में उड़ गया। एक जाहिल आदमी, लेकिन जाहिल वो है या मैं एक मिनट भर में कुर्बान भाई से मियां हो जाऊंगा, यह कभी सोचा क्यों नहीं। अपनी मेहनत का खाते हैं, फिर भी ये लोग अपनी छाती का बोझ ही समझते हैं। यह बात कभी नजर क्यों नहीं आई। पाकिस्तान चले जाते तो लाख गुर्बत बर्दाश्त कर लेते, कम से कम ऐसी ओछी बात तो नहीं सुननी पड़ती। हैफ है, धिक्कार है, लानत है ऐसी जिंदगी पर। अब आखिर में कहानी में यह होता है कि कुर्बान भाई, जो कि इन सब लोगों के साथ रहकर धर्म से थोड़ा दूर होते गए थे, धर्म से दूर होते गए थे का मतलब धार्मिक क्रियाकर्मों से, क्रियाकलापों से थोड़े दूर हो गए थे और अपनी मौज मस्ती में रहने लगे थे। आखिर में हम देखते हैं कि कुर्बान भाई टोपी पहनकर मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। और जिस जगह की ये कहानी है, जिस चौक पर ये दुकान थी, उस चौक का नाम था आजाद चौक, जिसका नाम बदलकर अब संजय चौक हो गया है। नाम बदलने का रिवाज हमारे देश में आजकल बड़े जोर शोर से है। पता नहीं कब किसका नाम बदल दिया जाए, कब क्या हो जाए। तो नाम बदलने की एक झलक इस कहानी में भी है। और कुर्बान भाई का जो रूपांतरण है, कुर्बान भाई का जो मंदिर जाना है, सॉरी मस्जिद जाना है, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और कहानी के अंत में एक प्रसंग और है जिसको मैं जल्दी से सुना देता हूँ। वाचक, कहानी का नरेटर हमसे कह रहा है, एक दिन जब मैं पहुंचा, मेरी तरफ उनकी पीठ थी। किसी से कह रहे थे, आप क्या खाक हिस्ट्री पढ़ाते हैं? कह रहे थे पार्टीशन हुआ था नहीं, हो रहा है, जारी है। और मुझे देखते ही चुप होकर काम में लग गए। तो ये जो कहना है, ये जो बात है, ये जो संदेश है कि आप क्या खाक हिस्ट्री पढ़ाते हैं, 1980-85 में हमने जब ये कहानी पहली बार पढ़ी होगी तब नहीं लगा होगा। अब हमको लगता है कि एक सचमुच ऐसा होता है क्या कि कोई कहानीकार, कोई कवि, कोई लेखक, कोई जेन्युइन लेखक भविष्य दृष्टा होता है। वो भविष्य देख लेता है, उसको पता चल जाता है कि ये होने वाला है। वो समझ जाता है कि इस देश में, इस समाज में, इस जमाने में कुछ ऐसा होगा। पता नहीं कुछ ऐसा होता हो, लेकिन जब ये कहावत कही जाती है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मैं पी रवि सर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो यहाँ भी आकर मेरे घर में आके मुझे डांट सकते हैं, मुझे कान पकड़ के इस बात के लिए सजा दे सकते हैं कि मैं उनके बताए हुए काम समय पर नहीं करता, लापरवाह हूँ। उनका तो मैं आदर करता हूँ, लेकिन मैं सूरज की बात कर रहा हूँ, रवि। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसका आशय ठीक से इस कहानी में समझ में आता है। जब स्वयं प्रकाश 40 साल पहले, 50 साल पहले, आज जो हमारे देश में हो रहा है, उसको, उस होने वाले को भांप रहे हैं, उस कहानी में अच्छी तरह से भांप रहे हैं। एक और कहानी, दो कहानियों का और मैं जिक्र करना चाहता हूं इस प्रसंग में। एक कहानी, क्या तुमने कभी कोई सरदार भिखारी देखा? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, पाठकों को ऐसा लगता है कि हिंदी में ये चलन है कि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं हमारे देश में, तो मुसलमानों के समर्थन में, मुसलमानों के ऊपर हुई जातियों के विरोध में लिखकर कोई लेखक बड़ा लेखक बन जाता है। ऐसा नहीं है। और वो ये मानते हैं कि ये एक फैशन है और इसी वजह से दुनिया में सब जगह सेकुलरिज्म की वजह से इन ऐसे लेखकों को तारीफ मिल जाती है। ऐसा नहीं है। स्वयं प्रकाश जैसा सावधान लेखक सांप्रदायिकता को इतने सतहीपन से नहीं देखता। क्या तुमने कभी कोई सरदार भिखारी देखा जैसी कहानी को आप पढ़ें तो उसमें एक तरफ सांप्रदायिक दंगा है, लेकिन उससे ज्यादा बारीक बात उस कहानी में है संभ्रांत लोगों पर व्यंग, संभ्रांत लोगों पर टिप्पणी। आप अगर उस कहानी को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक तरफ डिब्बे में जहां सरदार जी के साथ उन्मादी भीड़ उनको नंगा कर रही है, मार रही है, पीट रही है, और वो बिल्कुल टस से मस नहीं है। उनको लोग कह रहे हैं कि
वो तिलक लगा लो और बाल खोल लो और कोई पूछे तो राम राम करो, लोग तुमको हिंदू साधु समझ के छोड़ देंगे। लेकिन वो चू तक नहीं बोलते पूरी कहानी में, वो मार खाते हैं लेकिन चुप रहते हैं। और विश्वनाथ त्रिपाठी ने ये बात लिखी है कि क्राइस्ट को अगर देखना हो तो आप सरदार को देख लीजिए उस कहानी में। ये हमारा क्राइस्ट है जिसको हमारे लोग सूली पर लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अद्भुत कहानी है। लेकिन स्वयं प्रकाश उस कहानी में एक दूसरा रूपक खड़ा करते हैं, और वो दूसरा रूपक है इन गुंडों बदमाशों के समक्ष संभ्रांत लोगों का, जो बार बार इन सरदार जी की वजह से उनको लगता है कि हमारी यात्रा बाधित हो रही है और वो परेशान हो रहे हैं, और वो अपने मौज मस्ती में एक मिनट के लिए भी किसी भी तरह की दखल को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। एक वो दृश्य है। और तीसरा जिस कहानी की मैं चर्चा करना चाहता हूं वो है चौथा हादसा। चौथा हादसा पार्टीशन में तो फिर भी एक घटना है जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि एक ऐसी घटना है जो कि जानबूझकर कुर्बान भाई को सताने के लिए की गई है। चौथा हादसा में तो ऐसी कोई घटना भी नहीं है। चौथा हादसा में बड़ी साधारण साधारण सी रोजमर्रा की जिंदगी है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में सांप्रदायिकता किस तरीके से घुली मिली है, सांप्रदायिकता किस तरीके से हमारे मस्तिष्क को दूषित कर रही है। चौथा हादसा जैसी कहानी इस बात को रेखांकित करती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, बड़ी बात यही है, आप दंगे की कहानी लिखकर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें, आप धर्मांतरण के प्रसंग में कोई कहानी लिखकर आप ईसाइयों के समर्थन में या ईसाइयों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में कोई बात करें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि दैनंदिन जीवन में किस तरह से आपके साधारण जीवन में घुन की तरह लगकर सांप्रदायिकता आपके जीवन को खराब कर रही है, ये दिखाना बड़ी बात है। और स्वयं प्रकाश ये दिखाते हैं चौथा हादसा जैसी कहानी में। अभी एक प्रियदर्शिनी जी ने जिक्र किया उल्टा पहाड़ नामक कहानी का, वो कहानी भी बिल्कुल यही काम करती है। एक शायर जो कि प्रगतिशील विचारों का है और जो बड़ी बात शायरी में करने की कोशिश कर रहा है, वो कैसे लोकप्रियता के चक्कर में होते होते इस कदर अप्रासंगिक हो गया कि कहानी के अंत में ये लगता है कि स्वयं प्रकाश लिखते हैं कि जहां एक पहाड़ खड़ा था वहां एक खाई कैसे नजर आने लगी। तो स्वयं प्रकाश ये काम करते हैं। तीसरी तरह की जो बात मैं उनकी कहानियों में देखता हूं वो है उपभोक्तावाद, आवारा पूंजीवाद और बाजारवाद के खिलाफ स्वयं प्रकाश का कहानी लेखन। इस ढंग की कहानियों में सबसे महत्वपूर्ण कहानी है गौरी का गुस्सा। आप लोगों में से कुछ पाठकों ने उसको जरूर पढ़ी होगी, जहां तक मैं अनुमान करता हूं। बहुत लोकप्रिय हुई थी वो कहानी। और मुझे याद आता है 2002 में जब स्वयं प्रकाश जी को पहल सम्मान दिया गया था इंदौर में फरवरी महीने में, तब जाल सभागार इंदौर में जहां ये सारा आयोजन हुआ था वहां भी उन्होंने गौरी का गुस्सा कहानी का ही पाठ किया था। तो गौरी का गुस्सा का एक छोटा सा अंश मैं आपके सामने सुनाता हूं और फिर मैं अपनी बात आगे करता हूं। कहानी रतनलाल अशांत नाम के एक लड़के की है, युवक की है, जो सरला गर्ग के प्रेम में पड़कर अशांत हो गया था। और वो इतना बेरोजगार था, खाली था कि उसके पास कोई काम नहीं था। सुबह घर से चाय पी के निकल जाता, नाई की दुकान पे बैठ जाता और अखबार पढ़ता रहता था। कहानी मजेदार है, कहानी मजेदार ढंग से लिखी गई है। होता यह है कि रतनलाल पर एक दिन ऊपर आकाश मार्ग से शंकर पार्वती, भगवान शंकर और माता पार्वती निकल रहे थे। निकल ही सकते हैं, कभी भी निकल सकते हैं, उनको कौन रोक सकता है। तो उनकी नजर पड़ जाती है रतनलाल अशांत पर, और पार्वती तो मैया है, उनको दया आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि उनको लगता है बेचारा रतनलाल कितना दुखी है। तो उन्होंने शंकर भगवान से कहा कि प्रभु इसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दीजिए। अब शंकर भगवान तो आप जानते हैं भोलेनाथ हैं, उनको तो आप जरा सी भक्ति करो खुश हो जाते हैं। तो शंकर भगवान ने उनको, रतनलाल अशांत को, वो सब दे दिया जो उसको जो जिसकी उसको चाहत थी। लेकिन पूरी कहानी में सब कुछ होते रहने पर भी रतनलाल अशांति रहता है। तो ऐसा क्यों है
इसका उत्तर इस उद्धरण में आपको मिलेगा। रतनलाल अशांत के प्रसंग में स्वयं प्रकाश लिख रहे हैं, वहां सब कुछ था लेकिन कुछ नहीं था, भोजन था लेकिन भूख नहीं थी, प्यास थी और पेय पदार्थ भी थे लेकिन तृप्ति नहीं थी, नींद थी लेकिन सपने नहीं थे, भोग था लेकिन तुष्टि नहीं थी, बच्चे थे लेकिन बचपन नहीं था, यौवन था लेकिन अल्हड़पन नहीं था, सूचनाएं अपार थी, बोध गायब था, समुदाय थे लेकिन सामाजिकता नदारद थी, संगीत था लेकिन सुरीलापन नहीं था, चित्र थे लेकिन सुंदरता गायब थी, फूल ढेरों थे, खुशबू जरा भी नहीं, पंछी अनेक थे लेकिन चहचहाट का पता नहीं था, हताशा थी, सांत्वना नहीं थी, दर्दनाशक बहुत थे, हमदर्द एक भी नहीं, संपर्क था लेकिन संवाद नहीं था, मनुष्य थे लेकिन मनुष्यता ढूंढनी पड़ती थी, बस्तियां थी लेकिन बसावट नहीं थी, लोग थे लेकिन लगावट गायब थी। अद्भुत कहानी है गौरी का गुस्सा। हमारे जमाने की विडंबनाओं की ऐसी कहानियां बहुत कम पढ़ने में मिलती है, बहुत कम पढ़ने को मिलती है। और इसी दर्जे की दूसरी जिन कहानियों को मैं बाजारवाद के विरुद्ध मनुष्य को मनुष्य से घटाकर, मनुष्य होने के दर्जे से घटाकर केवल एक उपभोक्ता बना देने की जो कवायद भूमंडलीकरण की नीतियों से पूरी दुनिया में चल रही है, बाजारीकरण के माध्यम से पूरी दुनिया के नागरिकों को नागरिक होने से घटाकर केवल ग्राहक बनाने का जो कुचक्र चल रहा है, उस कुचक्र को स्वयं प्रकाश बहुत सुंदर ढंग से देखते हैं और हमको बताते हैं। और ऐसी कहानियों में मुझे उनकी कहानियां याद आती हैं, बलि, मुझे याद आती है गौरी का गुस्सा, मुझे याद आता है कांदाव, मुझे याद आता है संधान, मुझे याद आती है और कहानी उज्जवल भविष्य। बलि कहानी इस संदर्भ में बहुत बहुत मार्मिक है, बहुत यादगार है। उसमें एक तरफ आदिवासियों के विस्थापन की पीड़ा है, दूसरी तरफ उसमें लोगों के साथ जो साधारण लोगों के साथ जो भूमंडलीकरण की नीतियों और मुनाफेखोरी की नीतियों से जो हो रहा है, उसको बहुत खूबसूरती से स्वयं प्रकाश दिखाते हैं। मैं एक अंश बलि कहानी का भी सुनाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं। 1 मिनट का समय मुझे और आप दीजिए, मैं उस कहानी का अंश आपको सुनाता हूं। हाँ, देखिए, गांव में उड़ीसा का एक गांव है कोई, जहां जिंक का कारखाना खुलने वाला है, और उस कारखाने के खुलने के पहले का यह दृश्य है। गांव के अंदर लोग, कारखाना खोलने वाले लोग आ गए हैं, और देखिए क्या होता है। लेकिन जब ग्राम लक्ष्मी ने एक बार जाना शुरू किया तो दूसरे रास्ते से दबे पांव दरिद्रता भीतर घुस आई। अब जो कुछ अच्छा था सब बेचे जाने के लिए था, अपने उपभोग के लिए नहीं। न दूध, न माछ, न सब्जी, न भात। अब रुपए थे और भस्मासुरी इच्छाएं। मर्द दिन भर साहब लोगों के पीछे पीछे कुत्ते की तरह घूमते थे और हर रात दारू में धुत नजर आते थे। खेत पड़े रहते थे उपेक्षित। महिलाएं जो जितना कर पाती उसी से घर चलता था। कईयों की जमीनें चली गई, बदले में कुछ नोट और नौकरी का आश्वासन। खजाना है भी क्या? क्या हम उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चाहे तो ले भी जाइए, पर यह तो पत्थर है, कुछ चमकता है बस। क्या इसे चूल्हे में डालने से? नहीं नहीं, वह सब बड़ा प्रोसेस है, वह सब यहाँ नहीं होगा, दूसरे कारखाने में भेजा जाएगा। अब झगड़े होते रोज, और कड़वे, गाली गलौच, अबोला बोली, लंबे मन मुटाव। गांव के लड़के साहब लोगों की नकल करते, सुंदरगढ़ से पतलून सिलवा कर लाते, सिगरेट पीते,
साइकिल की जिद करते, नौकरी का ख्वाब देखते। सड़क पर तरह तरह के बाहर के लोग आने लगे, दुकानें खुल रही है, कोई कद्दू बेच रहा है, कोई चाय भजिया, एक कद्दू का 1 रुपया। माई रे, इन साहब लोगों के पास फेंकने के लिए कितना पैसा है। यह आरंभ था समाज के बाजार बनने की प्रक्रिया का। बच्चे भूखे रहते थे, चोरी करने के लिए हालात द्वारा उकसाए जाते थे और हमेशा के लिए गांव से मुक्त हो जाने का सपना देखते थे। जर्जर और कृशकाय औरतें सभ्य समाज का चाल चलन जिन नजरों से देखती थी, उनमें कुतूहल कम होता था, भय ज्यादा। अब तालाब पर कभी भी नहाने नहीं जाया जा सकता था, न दिशा फरागत के लिए। और यदि नदी में मछली थी, पेड़ पर फल, आसमान में परिंदा और धरती में जड़, तो जरूर उनकी भी कोई कीमत होगी। सोचना जरूरी था कि क्या। अब ये जो एक बारीक प्रक्रिया है समाज के उपभोक्ता हो जाने की, मनुष्य समाज के बाजार में बदल जाने की, इस प्रक्रिया को स्वयं प्रकाश बलि जैसी कहानी में बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं, बहुत बारीकी से दिखाते हैं। और यही स्वयं प्रकाश जी की कला का मर्म भी है। उनकी कला का असली मर्म यह है कि वो जो परिघटनाएं, जो हमारे समाज की तमाम परिघटनाएं हैं, चाहे उपभोक्तावाद की, चाहे बाजारवाद की, उन सारी परिघटनाओं को कौशल के साथ, बतकही के अंदाज में, आसान भाषा में, सुने हुए मुहावरों की मदद लेते हुए वो उसको प्रस्तुत करने का काम अपनी कहानियों में करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं। अब मैं असल में बोलने में इसीलिए मैं गड़बड़ा रहा हूं कि मैंने अभी भी देखा आशीष त्रिपाठी जुड़ गए हैं, स्वयं प्रकाश जी की पत्नी रश्मि भटनागर जी भी जुड़ गई हैं। अब मैं इन लोगों के सामने क्या बोलूंगा, मैं क्या लिखूंगा। मैं जिस किताब से कहानियां आपको सुना रहा था, ये किताब आशीष त्रिपाठी जी ने तैयार की है, और रश्मि आंटी जी तो इन सारी कहानियों की प्रत्यक्ष दृष्टा है। उन्होंने तो, क्या तुमने कभी कोई सरदार भिखारी देखा है, तो पूरी रश्मि आंटी के सामने घटी हुई कहानी है। बली कहानी भी उनकी आंखों देखी होगी। बहरहाल, तो अब मुझे जल्दी से अपनी बातचीत को खत्म कर देना चाहिए। मुझे खाली ये कहना चाहिए आखिर में कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारी दुनिया, हमारे लोग इस तरह से बने रहें, बचे रहें कि हम मनुष्य होने की बुनियादी आवश्यकताओं को न भूलें, हम मनुष्य होने के बुनियादी कर्तव्यों को न भूलें, तो उस न भूलने के लिए जो साहित्य का जो सबसे बड़ा सहारा हमारे लिए मौजूद है, साहित्य का जो सबसे बड़ा सहारा हमारे पास जिस लेखक के मार्फत आता है, उस लेखक का नाम स्वयं प्रकाश हो सकता है। उनका सारा साहित्य मनुष्य को बाजार के हाथों केवल उपभोक्ता बन जाने पर केवल उपभोक्ता होकर रह जाने के खिलाफ जिम्मेदार नागरिक बनाने का साहित्य है। इस दृष्टि से मैं ये कह सकता हूं कि स्वयं प्रकाश केवल मनुष्यता के लिए जरूरी लेखक ही नहीं है, हमारे देश और दुनिया में लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए भी जो साहित्य का एक मूल्यवान पक्ष हो सकता है, उस मूल्यवान पक्ष को बनाने वाले लेखकों में मैं स्वयं प्रकाश जी का नाम गिनता हूं। जब स्वयं प्रकाश जी का निधन हुआ था और उनके निधन का समाचार हम लोगों ने सुना था, देखा था, हमारे पास सूचना आई थी, तब मैं काशीनाथ सिंह जी से बात कर रहा था। तो काशीनाथ सिंह जी ने एक बात मुझे ये कही, जिस बात को मैं कभी नहीं भूलता। उन्होंने ये कहा कि हमारे जमाने का सबसे बड़ा कहानीकार स्वयं प्रकाश था। मुझे लगा एक बार सुनकर कि शायद प्रेम में या श्रद्धावश काशीनाथ जी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ये बात केवल श्रद्धावश नहीं कही गई है। देखिए, बात यह है कि जो कहानी की कला है, वो असल में कहानी की कला यह है कि वो एकदम संक्षेप में थोड़े से में बड़ी बात कहने की कोशिश करती है। जीवन में की किसी एक घटना को, किसी एक प्रसंग को, किसी एक विचार को, किसी एक पक्ष को, किसी एक दृश्य को
आपके सामने लेकर आती है और आपको उस एक घटना या दृश्य या प्रसंग या बिंदु के माध्यम से आपको कोई एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करती है, किसी एक बड़े संसार में ले जाने की कोशिश करती है। कहानी की कला का यही सार है। इस कला में जो माहिर है, जो निष्णात है, उन लोगों में हिंदी में स्वयं प्रकाश जी का नाम पहले नंबर पर आएगा। स्वयं प्रकाश जी का नाम पहली लाइन में आएगा। पहले नंबर तो मुझे नहीं कहना चाहिए, पहली पंक्ति में आएगा। यानी कि हिंदी के कहानीकारों को, जिन कहानीकारों को हम अपनी भाषा का सबसे बड़ा कहानीकार मानते हैं, उन सबसे बड़े 2-4 कहानीकारों में अगर किसी एक कहानीकार का नाम निश्चित रूप से आएगा तो वो स्वयं प्रकाश का नाम है। और इस लिहाज से भी वो बड़ा नाम है कि उनकी सारी कहानियां, आप 150 कहानियां पढ़ लीजिए। मैं ये दावा तो नहीं करता कि मैंने सारी कहानियां पढ़ रखी है, लेकिन मैं ये दावा जरूर करता हूं कि मुझे स्वयं प्रकाश जी के संग्रह में, उनके घर में जितनी कहानियां मिली वो मैंने सारी पढ़ने की कोशिश की है। मुझे कोई कहानी ऐसी नहीं मिली जिसमें स्वयं प्रकाश कलुष का पक्ष लेते हों, जिसमें स्वयं प्रकाश मनुष्य के अंधेरे पक्ष के समर्थन में मौन रह जाते हों, जिसमें स्वयं प्रकाश मनुष्य की कालिमा को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हों। वो कहते हों कि और क्या करेगा बेचारा, वो कभी नहीं कहते। वो कभी किसी कलुष का पक्ष, किसी कलुष का समर्थन अपने कहानी में नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए एक और बड़ी बात ये भी है कि वो कभी भी उनको उजाला फैलाने की कहानी लिखने के लिए अंधेरे की किसी भी तरह से जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि उनकी सारी कहानियां आप पढ़ लीजिए, एक बात मैं दावे से कह सकता हूं, उनकी सारी कहानियों में कभी भी आपको खलनायक नहीं मिलेगा। उनका पहला संग्रह है मात्रा और भार, उसमें जरूर कहीं कहीं शुरुआती कहानियों में आपको ऐसा लग सकता है कि खलनायक जैसी कोई चीज है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं स्वयं प्रकाश को कहीं खलनायक नजर नहीं आता। और जिस बातचीत का जिक्र भी प्रियदर्शिनी जी कर रही थी, अपनी बातचीत में वो बताते भी हैं, कहते भी हैं साफ कि किसको खलनायक मानेंगे हम, कौन खलनायक है हमारे, मतलब ये कि इस दुनिया में कौन खलनायक है। अगर हम देखें तो, अगर हम ये मतलब इस बात को ये इस तरीके से देखने की कोशिश करते कि अगर कोई खलनायक है तो नीतियां हैं, ये जो मनुष्यों को किसी रूप में किसी तरह से संकुचित करने की प्रवृत्तियां खलनायक हो सकती है। किसी मनुष्य को खलनायक मानने का क्या मतलब है, तो वो नहीं मानते थे। वो व्यापक परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखने समझने की कोशिश करते थे। निश्चित रूप से वो हमारी भाषा के बहुत बड़े कहानीकार थे और उनका योगदान इस लिहाज से भी बड़ा माना जाएगा कि उन्होंने कहानी की दुनिया में अपने ढंग से एक नई लकीर खींचने की कोशिश की और उसमें वो सफल रहे। और कम से कम स्वयं प्रकाश के यहाँ उनकी 150 कहानियों में से आप कितनी भी निर्ममता से छांटें, कितनी भी निर्ममता से चुनाव करें, तो 15-20 कहानियां ऐसी आपको मिलेंगी जो हर लिहाज से नक्शे दुरुस्त कहानियां हैं, अव्वल दर्जे की कहानियां हैं, कामयाब कहानियां हैं, लाजवाब कहानियां हैं। ये बात भी स्वयं प्रकाश की पीढ़ी में उनको अकेला और सबसे अलग और सबसे अलहदा साबित करती है। तो आप सब लोगों ने मेरी बात को इतनी देर तक सुना और मैं खूब देर से बोलता रहा हूँ। पता नहीं मैं कुछ कायदे का बोल पाया या नहीं बोल पाया। अगर मैं इतना भी कर पाया हूँ कि मेरे बोलने से आप लोगों को, आप में से जिन मित्रों ने अगर स्वयं प्रकाश जी की कोई कहानी नहीं पढ़ी है, तो मेरे कहने से अगर आप लोगों की उत्सुकता बढ़े और आप लोग उनकी 2-4 कहानियां भी पढ़ना जरूरी समझे, तो मैं समझूंगा कि मेरे बोलने का कोई अर्थ निकला। और जो सेंट पीटर्स कॉलेज कोलेंचेरी ने जो इस आयोजन को किया, उनके आयोजन का कोई सार्थक पक्ष भी बना। आप लोगों का, सब लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहानीकार के रूप में स्वयं प्रकाश जी का तथा उनकी कहानियों के उदाहरणों एवं उद्धरणों से विस्तृत रूप में उनका परिचय दिया, जो हमारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। आपने कम समय में इतनी जानकारी हमें दी, जो हमें बहुत ही लाभान्वित किया। आगे मैं आशीष वचन देने के लिए अनुपम भटनागर जी को आमंत्रित करती हूँ।
आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। यादें ताज़ी हो गई। मैं आभारी हूं आप सबका जो आपने अपना समय निकाला, और पल्लव जी का जिन्होंने खास तौर से बाई की, जो सम्मान दिया। इतना सम्मान। हमारे पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार की तरफ से। आपका आशीर्वाद। I'm sorry, I'm being a bit emotional, but I can't help it. Anyway, thanks a lot. Thanks for your time. God bless you all. Thank you very much. अनुपम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चर्चा का समय है। किसी को कोई सवाल पूछना हो या कोई विचार प्रकट करना है तो माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फिर चैट बॉक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्वयं प्रकाश जी की पत्नी रश्मि भटनागर जी है ना, इसमें भाग लिया है क्या? रश्मि जी है? आगे बढ़िए। कट गया। नहीं, उनको बात तो करने की कोशिश कर रहे हैं। भाभी नहीं होंगी शायद वहां पे, शायद। नहीं, भाभी तो आई ना, आई तो सही। उनका माइक को म्यूट है। बोल नहीं पा रही हूँ। हैं रश्मि भटनागर जी हैं, लेकिन वो अगर नहीं बोल पा रही हैं तो कोई बात नहीं, हम उनको आप आगे की कार्रवाई कीजिए। यदि कोई सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। एक पर्चा प्रस्तुति है। स्वयं प्रकाश जी की पार्टीशन कहानी का विश्लेषणात्मक अध्ययन नामक विषय पर पर्चा प्रस्तुत करने जा रही है कुसैट में MA छात्रा ज्योति कृष्ण। सबको नमस्कार। आज मैं स्वयं प्रकाश जी की पार्टीशन कहानी का विश्लेषणात्मक अध्ययन नामक विषय पर एक पर्चा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ठीक है। स्वयं प्रकाश जी 8वें दशक के प्रगतिशील दृष्टि रखने वाले अनूठे कलाकार थे। उनकी गणना हिंदी के अग्रणी कलाकारों में होती है। वे अपनी कहानियों के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत में हमेशा एक अलग पहचान रखते थे। उनकी कहानियां सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलाव को अपना उपजीव्य बनाती हैं। उनकी कहानियां आत्मालोचना के लिए विवश करती है। उनकी कहानियों में शोषण के विरुद्ध चेतना का भाव देखने को मिलता है। साथ ही विभाजन, सांप्रदायिकता की समस्या, स्त्री विमर्श, जातिवाद, छुआछूत आदि विभिन्न सामाजिक विद्रुपताओं और विडंबनाओं को प्रभावी ढंग से उजागर करती है। साथ ही संघर्षरत नायकों को रास्ता दिखाती है। उनका सरोकार बहुत ही व्यापक और बहुत ही विविधतापूर्ण है। कलाकार के रूप में उनकी नजर चारों तरफ घूमती है। उनके कुल 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। मात्रा और बार, सूरज कब निकलेगा, आसमां कैसे कैसे, अगली किताब, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी आदि। उनकी बहुत चर्चित और महत्वपूर्ण कहानी पार्टीशन के बारे में आज मैं कुछ कहना चाहती हूँ। यह कहानी विभाजन के 67 वर्ष बाद
पुनः न सिर्फ विभाजन के दुख का स्मरण कराती है बल्कि उसके वर्तमान प्रभाव पर पुनर्विचार के लिए प्रेरित भी करती है। यह कहानी उन राजनीतिक और सांस्कृतिक आशयों को खोजने की कोशिश करती है जो नए विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। पार्टीशन, जैसे कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, विभाजन को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी है। इस कहानी के लिए पार्टीशन को विषय वस्तु के रूप में चुना है, लेकिन इसकी परिधि में समकालीन समय है। यह विभाजन 1947 के साथ ही बीत गया। यह कहानी इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढती है। कहानी का नायक है कुर्बान बाई। उनका परिचय देते हुए लेखक ने शेर दिया है, फकत पासे वफादारी है वरना कुछ नहीं मुश्किल, बुझा सकता हूँ अंगारे अभी आंखों में पानी है। यह एक ऐसी ही कहानी है जो दंगों के विषय में रची गई है। हालांकि यह कहानी पूरी तरह दंगों की पृष्ठभूमि पर नहीं है। उनकी इस कहानी पर एक टेलीफिल्म भी बन चुकी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक सामान्य अल्पसंख्यक व्यक्ति कुर्बान बाई की मनोदशा का वर्णन किया है। कहानी के अनुसार कुर्बान बाई नामक एक मुस्लिम व्यक्ति है। वह उन मुसलमानों में से एक है जो भारत का बंटवारा होने के बाद भी पाकिस्तान नहीं गए। बंटवारे होने के बाद दोनों देशों में दंगे भड़क गए थे। देश का बंटवारा हो गया था। सब जगह दुकानें जलाई जा रही थी। लोग एक दूसरे को मार काट रहे थे। कुर्बान बाई के बहुत सारे रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए थे। उनके 2 भाइयों का हत्या भी हो गई। ऐसे में उनको सूझ नहीं रहा था कि कहाँ जाए, कहाँ सिर छुपाया जाए। एक पल को उनके मन में पाकिस्तान जाने का विचार आया। कुर्बान बाई के बहुत से साथी जब पाकिस्तान नहीं गए तो वह क्यों जाते, इसलिए कुर्बान बाई ने पाकिस्तान न जाने का फैसला किया। धीरे धीरे उन्होंने भारत में ही बसकर अपनी प्रतिष्ठा कमाई। छोटे मोटे काम करके धीरे धीरे अपना कारोबार बढ़ा लिया और उनकी एक सामाजिक प्रतिष्ठा हो गई। लेकिन यह काफी नहीं थी। उनका किसी व्यक्ति से छोटा सा विवाद हो गया तो उस व्यक्ति ने उन्हें मुसलमान कहकर उन पर तंज कस दिया, जिससे उनका मन आहत कर गया और उन्होंने जो अपनी प्रतिष्ठा कमाई थी वह उन्हें मिट्टी में मिलती दिखाई। अभी तक उन्होंने एक इंसान की तरह अपनी छवि बनाई थी, न कि हिंदू मुसलमान के रूप में। इस घटना ने उन्हें आहत कर दिया। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि भारत का विभाजन 1947 में हुआ था, जिसमें हिंदू मुसलमानों को बांट दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी अभी तक ऐसे अनेक विभाजन जारी है जहां लोगों द्वारा हिंदू मुसलमानों को आपस में बांटने की कोशिश की जाती है और उन्हें लड़ाने की कोशिश की जाती है। वैसे आज ये सच्चाई है कि विभाजन निरंतर जारी है। इसे सिर्फ धार्मिक विभाजन तक देखना एक सीमित संसार निर्मित करना है। आज एक तरफ हमारे समाज में धर्म और जातियों के बीच विभाजन गहरा होता जा रहा है, तो दूसरी ओर साम्राज्यवाद धनी और गरीब के बीच के विभाजन को बढ़ाता जा रहा है। ऐसे लगने लगा है कि जैसे विभाजन एक स्थायी प्रक्रिया है। आजादी के इतने वर्ष के बाद भी इस तरह के दंगे और विभाजन हमारे समाज में मौजूद है। इसके अनेक उदाहरण देख सकते हैं। संपूर्ण भारत में इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिलते हैं, चाहे वह बाबरी मस्जिद के हो या फिर 2020 में बेंगलुरु कर्नाटक में हुए मुसलमानों के मोहम्मद के नाम पर हुए संघर्ष हो। लगता है आज केरल में भी इस तरह की घटनाएं एक नए रूप में मिलते हैं। आप लोगों को याद ही होगा, जैसे कि कोझिकोड में माराठ नरसंहार। उस समय की तरह आज भी राजनीतिक नेताओं तथा पार्टियों के माध्यम से जनता के बीच इस तरह की विभाजन पैदा की जाती है और वे अपने मतलब के लिए आज भी धार्मिक रूप से लोगों को विघटित करके खून की नदियां बहा रहे हैं। चाहे कुछ दिन पहले घटी आलपुरा की घटना हो या फिर तलशेरी के नरहत्या, स्थिति वैसी की तैसी है। इन सब घटनाओं को देखकर यह पता चलता है कि आजादी तथा विभाजन के इतने साल बाद भी इसके कुछ अंश अभी इस धरती पर विद्यमान है, जिसके फलस्वरूप से ये सब कुछ हो रहे हैं। जहां तक इस कहानी का प्रश्न है, यदि कुर्बान बाई अपनी स्वाभाविक उदारता के साथ अपनी लड़ाई जारी रखते और रेचर तथा उसके साथी डटकर हर प्रकार की मूर्खताओं के विरुद्ध खड़े होकर लड़ते तो दुनिया बदलती या ना बदलती, यह यकीन तो बना रहता कि दुनिया बदलने का स्वप्न पालने वाले बड़ी से बड़ी मुसीबत से टकरा जाते। यह कहानी अपनी संभावनाओं में जितनी बड़ी थी, दरअसल अपनी प्रस्तुति में उतनी बड़ी बन नहीं पाई है। कभी कभी तो यह कहानी कम, संस्मरण अधिक जान पड़ती है।
अब इस कहानी की भाषा और शैली पर भी थोड़ा विचार करें तो हम जानते हैं कि इस कहानी का अंत करने की एक हड़बड़ी सी दिखाई देती है। कहा जाता है कि संस्मरणात्मक शैली में लिखी गई कहानियों में इसका खतरा बना रहता है। स्वयं प्रकाश जी की यह बहुत चर्चित कहानी अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर आवाजाही करती है और इस आवाजाही में अपना मंतव्य भी बताती चलती है। यह इसके शिल्प की विशेषता है। इस कहानी की भाषा सहज, सरल और पद्य को संप्रेषित करने वाली है। इसमें असरदार मुहावरों का प्रयोग किया गया है। इस कहानी में कुर्बान बाई जैसे चरित्र के माध्यम से वास्तविक भारतीयता की खोज करने का उद्यम करती है। इस कहानी के अध्ययन के पश्चात हम एक कलाकार के रूप में स्वयं प्रकाश जी को भली भांति जान पाएंगे। इसके साथ ही मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। आगे मैं कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि के सचिव डॉक्टर सी राधामणी जी को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष शाजू वर्गीस सर, मुख्य वक्ता पल्लव जी, केरल हिंदी साहित्य मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर विश्वभरण सर, डॉक्टर रजनी भटनागर जी, अनुपम भटनागर जी, अन्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और हिंदी संस्थाओं से जुड़े विद्वानों, प्यारे मित्रों और छात्र छात्राओं, आजादी का अमृत महोत्सव और केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि का स्वर्ण जयंती वर्ष के सिलसिले में आयोजित वेबिनार में धन्यवाद देना मेरा कर्तव्य है। आज कहानीकार स्वयं प्रकाश का योगदान पर पल्लव जी ने सुंदर भाषण दिया। स्वयं प्रकाश जी संवेदना की सघनता से युक्त रचनाकार है। प्रेमचंद परंपरा में आने वाले सशक्त कथाकार हैं। उनका निधन 1 दिसंबर में 2019 में हुआ। उनकी रचनाओं पर आज का भाषण दरअसल उनको याद करने और उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हैं। पल्लव जी के जोरदार भाषण से हम सब बहुत लाभान्वित हुए हैं और उनके जो पार्टीशन, गौरी का गुस्सा, बलि आदि हमारे लिए पढ़ाने के लिए हैं, छात्रों को पढ़ने के लिए हैं। पल्लव जी ने सर ने आशा का संदेश देने वाले मनुष्य के पक्ष पर रखने वाले स्वयं प्रकाश जी की रचनाओं पर बहुत ही गंभीरता से विचार किया है। उनकी रचनाओं के कई पहलुओं पर आलोक बिखेरा है। पल्लव जी के प्रति बहुत ही आत्मीयता के साथ केरल हिंदी साहित्य मंडल की ओर से, सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंजेरी के हिंदी विभाग की ओर से, हम सबकी ओर से हृदय की भाषा में धन्यवाद देती हूँ। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर शाजू वर्गीस सर है, जो सेंट पीटर्स कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। सर को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और ज्योति जी ने जो प्रपत्र प्रस्तुत किया है उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर सिंधु जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और इसमें भाग लिए हैं स्वयं प्रकाश जी की पत्नी रश्मि भटनागर जी और स्वयं प्रकाश जी के भाई अनुपम भटनागर जी, दोनों को मैं धन्यवाद देती हूँ। और अंत में इस वेबिनार में भागीदार हुए केरल और केरल के बाहर के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं से जुड़े अध्यापक बिंदुओं, मित्रों, छात्र छात्राओं तथा हिंदी प्रेमियों सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए विदा लेती हूँ। आभार। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। पल्लवी जी, अनुपम जी और रेशमी जी, सबको प्रणाम। मैं कोलंजेरी सेंट पीटर्स कॉलेज के हिंदी विभाग की प्राध्यापिका हूँ। तो हमें तो ऐसा अवसर मिला है कि जैसे कि
स्वयं प्रकाश जी के परिवार वालों के साथ ही इस व्याख्यान माला सुनने का अवसर मिला है। और पल्लवी जी ने बहुत बढ़िया भाषण यानी ज्ञानवर्धक भाषण भी प्रस्तुत किया है। सर आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सबका इसी के धन्यवाद। साथ ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। बाकी सभी को धन्यवाद, सबको नए साल की शुभकामनाएं। धन्यवाद। ठीक, नमस्ते। नमस्ते।